आज की कहानी का शीर्षक है तीन जादुई दोस्त। तो चलिए जानते हैं इनकी दोस्ती की कहानी। एलोरिया की रहस्यमय भूमि में तीन दोस्त थे, लायरा, फिन और एला। हमेशा कुछ साहसिक कार्य के लिए तैयार रहते थे। प्रत्येक के पास एक अनोखी शक्ति थी। लायरा पानी और बादलों को नियंत्रित कर सकती थी, फिन जानवरों से बात कर सकती थी और एला के पास भविष्य देखने की क्षमता थी और वो हवा पर चल सकती थी। लायरा जब चाहे तब बारिश करा सकती थी, जबकि फिन किसी भी प्राणी को समझ सकती थी और उससे बात कर सकती थी। दरअसल जिस गांव में वे तीनों रहती थी उन लोगों को इनका जादू पसंद नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने फैसला किया। ग्रामीणों ने कहा उन्हें यह जगह छोड़नी होगी। वहां की रानी ने सलाह दी, याद रखें आपकी शक्तियां विशेष हैं, अगर आप साथ रहेंगे तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रानी और गांव वालों की बात मानते हुए वे वहां से निकल गए। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, रानी की सलाह उनके दिमाग में गूंजती रही। जल्द ही उनकी मुलाकात गैंडोर नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े साधु से हुई। गैंडोर ने उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई, कैसे लड़ना है, कैसे जीवित रहना है और यहाँ तक कि खाना बनाना भी सिखाया। आपको जीवित रहने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत है, गैंडोर ने बर्तन बजाते हुए यह संकेत देते हुए कहा कि रात का खाना तैयार है। गैंडोर के मार्गदर्शन और उनके दृढ़ संकल्प से लायरा, फिन और एला दयालु हृदय वाले कुशल योद्धा बन गए। एक दिन वे पौराणिक जादुई चाबी को खोजने की योजना बनाकर एस्टलवुड के जादुई जंगल में इकट्ठा हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि चाबी अपार शक्ति से भरे एक छिपे हुए क्षेत्र के दरवाजे खोलती थी। एला ने कहा, हमें दक्षिणी गांव में एक छोटी लड़की को ढूंढना होगा, उसके पास चाबी तक जाने वाला एक नक्शा है। फिन ने सुझाव दिया, हम जंगल के जानवरों से बात करके उनसे रास्ता पूछ सकते हैं। फिन ने जानवरों से बात की और रास्ता जाना। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, एला ने जानवरों से कहा, जिन्होंने उन्हें यहाँ तक मार्गदर्शन किया था। उन्होंने एक छोटी लड़की की तलाश शुरू की जिसके पास जादुई चाबी का नक्शा था। वे जंगल के दक्षिणी गांव में पहुंचे। यहाँ क्या हुआ? लायरा ने विनाश को देखते हुए पूछा। वहां देखो, एला ने इशारा किया। एक भयानक ड्रैगन आसमान में उड़ रहा था। जल्दी उन झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, फिन फुसफुसाई। वे बमुश्किल सुन सकते थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि किसी न किसी चीज ने गांव को नष्ट कर दिया था। एला ने जोर देकर कहा, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। केवल एक ही रास्ता है। सारा मामला जानने के लिए हमें किसी भी तरह से ड्रैगन को नीचे लाना होगा। एला ने कहा, हाँ लेकिन कैसे? फिन ने पूछा। अपनी शक्तियों का उपयोग करके। लायरा ने ध्यान भटकाने के लिए बादलों को बुलाया और सब्जियां इकट्ठी की। एला ने ड्रैगन का पीछा किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एला ने सख्ती से कहा, इस ड्रैगन को सबक सिखाने की जरूरत है, लेकिन फिन ने ड्रैगन की बात ध्यान से सुनी। ड्रैगन ने खुलासा किया कि एक शक्तिशाली जादूगर फ्रेडरिक सदियों से जंगल और आसपास के गांवों में आतंक फैला रहा है। उसे भी वह जादुई चाबी चाहिए ताकि वह सारी दुनिया पर राज कर सके। एक बार तो तीनों दोस्तों ने उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन वह गायब हो गया। नक्शे वाली छोटी लड़की ड्रैगन की दोस्त थी। जब वह उससे मिलने आया तो उसने देखा कि गांव नष्ट हो गया है और लड़की गायब है। फिन ने कहा, जादुई चाबी की खोज अब और अधिक दिलचस्प हो गई है, लेकिन जादूगर को चाबी की आवश्यकता क्यों है? एला को आश्चर्य हुआ। ड्रैगन ने समझाया, जादुई चाबी में अपार शक्ति है और यह दूसरी दुनिया के आयामों के लिए द्वार खोल सकती है। ड्रैगन ने चेतावनी दी, आपको वहीं रहना चाहिए जहां आप हैं, अन्य आयाम खोलने से इस दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। हमें जादूगर को रोकना होगा और चाबी वापस लानी होगी, लायरा ने घोषणा की। ड्रैगन ने खुलासा किया, जादुई चाबी एवरवाइट पर्वत की चोटी पर इंद्रधनुष के नीचे छिपी हुई है। एला ने कहा, एवरवाइट माउंटेन दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। मुझे यकीन है कि ड्रैगन हमें वहां ले जाएगा। उसे अपने दोस्त को बचाना है। क्या तुम हमें पहाड़ पर ले जाओगे, स्पार्क? उन्होंने ड्रैगन से पूछा। हाँ मैं करूंगा, स्पार्क ने सहमति से सर हिलाया। एवरवाइट माउंटेन की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन वे डटे रहे। लायरा ने मौसम को देखते हुए कहा, इंद्रधनुष बनाने के लिए हमें बारिश और सूरज की रोशनी दोनों की आवश्यकता होती है। फिन ने कहा, लेकिन बादल सूरज को रोक रहे हैं। मैं बादलों को हटा दूंगी, लायरा ने कहा। लायरा ने बादलों को दूर धकेलने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और जल्द ही एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। वे शिखर पर पहुंचे और जादुई चाबी को चमकते हुए पाया। जैसे ही उन्होंने चाबी ढूंढी, फ्रेडरिक प्रकट हुआ। छोटी लड़की को उसने अपने पास बंदी बनाकर रखा था। लायरा सारी बात समझ गई। हमें यहाँ लाने के लिए तुमने गांव को नष्ट कर दिया और दुष्ट योजना बनाई।
लायरा ने गुस्से से पूछा। जादूगर ने हंसते हुए कहा, चाबी पाने का यही एकमात्र तरीका था। हम तुम्हें तुम्हारी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे, फ्रेडरिक, तीनों चिल्लाई। फिन ने चालाकी से चाबी ले ली। चाबी पर जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी। चाबी का उपयोग करके उसने एक जादुई आयाम बनाया। अपनी संयुक्त शक्तियों से उन्होंने जादूगर से लड़ाई की और उसे दूसरे आयाम में फंसा दिया। एला ने दृढ़ता से कहा, हम तुम्हें और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जादूगर उनके पास जादुई चाबी छोड़कर गायब हो गया। एला और लायरा ने फिन से पूछा, यह तुमने कैसे किया फिन? मैंने बस चाबी को छुआ और कामना की कि जादूगर को भगा दिया जाए, फिन ने समझाया। अपनी पूरी क्षमता का एहसास करते हुए दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस छोटी बच्ची को आज़ाद किया। स्पार्क, चलो गांव लौटते हैं, लायरा ने सुझाव दिया। स्पार्क उन सबको वापस ले गया और ग्रामीणों ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिन ने स्पार्क से वादा किया, जब भी तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी हम हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। वापस लौटने पर उन्होंने गैंडोर को सब कुछ बताया। गैंडोर ने कहा, अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्तियों के बारे में और जानें। और इस तरह तीनों दोस्तों ने खुशी के साथ अपने अतीत की कहानियां सुनी और भविष्य में आने वाले साहसिक कारनामों के लिए उत्साहित हुए। आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और वफादार शूरवीर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एवरग्रीन राज्य में सेराफिना नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह अपनी कृपा और दयालुता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। ऐसे गुण जो उसकी लुभावनी सुंदरता से मेल खाते थे। एक निष्पक्ष शासक बनने की बुद्धिमत्ता के साथ पली बड़ी राजकुमारी सेराफिना को उसके लोग बहुत प्यार करते थे। एक दिन अलेक्जेंडर नाम का एक राजकुमार एवरग्रीन के भव्य महल में आया। उसने अपने आप को पड़ोसी राज्य का राजकुमार बताया। राजकुमार अलेक्जेंडर और राजकुमारी सेराफिना जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गए। जब वे महल के बगीचों में टहल रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। राजकुमार अलेक्जेंडर राजकुमारी सेराफिना को मंत्रमुग्ध जंगल के किनारे एक शांत घास के मैदान में ले गया। प्राचीन पेड़ों की छांव के नीचे राजकुमार अलेक्जेंडर ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, अगर मेरे लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है मेरी प्यारी सेराफिना, तो सबसे दुर्लभ फूल, लाल रंग का गुलाब जो केवल जंगल के सबसे गहरे कोनों में खिलता है, उसे खोजकर मेरे पास लाओ। राजकुमार अलेक्जेंडर की बातों में आकर राजकुमारी जंगल में जाने के लिए मान गई। राजकुमारी सेराफिना मायावी स्कारलेट गुलाब को खोजने की खोज में निकल पड़ी। जंगल की गहराइयों के बाद अंततः राजकुमारी को चमकता मनमोहक लाल गुलाब मिल गया। इसकी लाल रंग की पंखुड़ियां माणिक की तरह चमक रही। कांपते हाथों से राजकुमारी सेराफिना फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। फिर भी जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी मखमली पंखुड़ियों से टकराई, फूल की महक ने राजकुमारी पर काबू पा लिया। वह गहरी नींद में सो गई। उसका हाथ अभी भी लाल रंग के गुलाब को पकड़े हुए था। राजकुमार पेड़ के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। असल में वह कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि इस जंगल में रहने वाला एक बहरूपिया चोर था। जंगल के सन्नाटे में उसने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और लालच से उसके सभी कीमती आभूषण ले लिए। पत्थर दिल अलेक्जेंडर ने राजकुमारी को निर्दयतापूर्वक जंगल के बीच में छोड़ दिया। एवरग्रीन के महल में दिन चिंताजनक सप्ताहों में बदल गए, क्योंकि राजा फर्डिनेंड और उनके सलाहकार अपनी प्यारी राजकुमारी के लापता होने से निराश थे। खोजी दलों ने राज्य के हर कोने की छानबीन की, लेकिन राजकुमारी सेराफिना और राजकुमार अलेक्जेंडर कहीं नहीं मिले। महीने बीत गए और एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। लकड़ी काटते समय उसने राजकुमारी को जादू के अधीन गहरी नींद में सोई हुई पाया। बड़ी कोमलता के साथ वह राजकुमारी को वापस महल में ले गया, जहां उसकी वापसी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। महल के हॉल में राहत और खुशी के आंसुओं के बीच राजवैद्य ने उसके हाथ में अभी भी पकड़े हुए लाल रंग के गुलाब की जांच। उन्होंने बताया कि इसके मनमोहक फूल ने उस पर जादू कर दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। राजवैद्य ने राजा फर्डिनेंड से कहा कि एक सच्चे राजकुमार के आने पर राजकुमारी गहरी नींद से जाग जाएगी।
इस बात की चिंता में राजा ने आसपास के सारे राज्यों में ऐलान कर दिया कि जो कोई भी राजकुमारी को गहरी नींद से जगाएगा वह उससे शादी करेगा और इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। महल में सोई हुई राजकुमारी के बारे में बात पूरे क्षेत्र में फैल गई और जल्द ही पड़ोसी राज्यों के राजकुमार और रईस वहां पहुंचे। प्रत्येक ने उसे अपने प्यार से जगाने और शादी के लिए उसका हाथ जीतने की उम्मीद की। दिन ब दिन वे उसके बिस्तर के पास जागते रहते थे और राजकुमारी के जागने का इंतजार करते। फिर भी जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, ज्यादातर लोग थकान और निराशा के शिकार हो गए और भारी मन और अधूरे सपनों के साथ महल से चले। हालांकि उनमें सर गैरेट नाम का एक दृढ़ शूरवीर था जिसकी वफादारी और प्यार की कोई सीमा नहीं थी। वह दिन रात सोती हुई राजकुमारी पर नजर रखता था और उसके उठने की राह देखता था। दूसरों के लड़खड़ाने पर भी उसका विश्वास अटूट था। फिर एक सुबह भोर की हल्की चमक में राजकुमारी सेराफिना अपनी गहरी नींद से जाग उठी। सर गैरेट को अपने बगल में घुटनों के बल बैठे हुए पाकर उसकी आंखें खुली रह गईं। उनकी आंखें अनकहे प्यार और राहत से भरी थीं। कृतज्ञता और खुशी से सर गैरेट ने राजकुमारी को सारी कहानी बताई। उसके प्यार से प्रभावित होकर और आंसू बहाते हुए राजकुमारी सेराफिना ने सर गैरेट को गले लगा लिया, ये जानते हुए कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया। राजा फर्डिनेंड अपनी बेटी के जागने से बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे राज्य में एक भव्य उत्सव की घोषणा की। संगीत और उल्लास से भरे एक समारोह में राजकुमारी सेराफिना और सर गैरेट की शादी हुई। राजा फर्डिनेंड ने सर गैरेट को अपना उत्तराधिकारी बनाया और इसलिए अपनी प्रजा की जय जयकार और राज्य के आशीर्वाद के बीच राजकुमारी सेराफिना और सर गैरेट हमेशा खुश रहे। आज की कहानी का शीर्षक है भालू राजकुमारी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में फ्रेया नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वह दयालु और बहादुर थी। राजकुमारी फ्रेया का प्रकृति के साथ एक विशेष बंधन था और वह अपने महल के चारों ओर फैले जादुई जंगल में घूमते हुए अपने दिन बिताती थी। एक दिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से की खोज करते हुए राजकुमारी फ्रेया की नजर एक छुपे हुए घास के मैदान पर पड़ी। मैदान के बीच में चमचमाती चांदी की छाल वाला एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसे पेड़ के नीचे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। उत्सुकता बढ़ने पर फ्रेया ने दरवाजा खोला और अंदर एक शाखा से एक चमचमाता ताबीज लटका हुआ पाया। बिना सोचे समझे फ्रेया ने आगे बढ़कर ताबीज को छू लिया। अचानक एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने महसूस किया कि वह एक जादुई भंवर में खींची जा रही है। जब रोशनी कम हो गई तो उसने खुद को भालू में तब्दील पाया। उसका मुलायम सफेद मनुष्य का शरीर अब भालू में बदल गया था। हैरान और डरी हुई फ्रेया मदद की तलाश में जंगल में भाग गई। जल्द ही उसकी मुलाकात जंगल में रहने वाली परियों के एक समूह से हुई। इन परियों को मैदान के संरक्षक के रूप में जाना जाता था और वे प्राचीन मैदान के रखवाले थे जो राज्य की रक्षा करते थे। फ्लोरा नाम की परियों में से एक ने भालू को राजकुमारी फ्रेया के रूप में पहचाना। अरे नहीं, फ्लोरा ने कहा, तुमने जादुई ताबीज को छू लिया है। यह दुष्ट जादूगरनी ग्लिंडा द्वारा शापित है, जिसे बहुत पहले राज्य के बाहर छिपा दिया गया था। इसका जादू केवल ग्लिंडा से ही टूटेगा। लेकिन मुझे ग्लिंडा कहाँ मिलेगी? फ्रेया ने पूछा। उसकी आवाज अब गहरी गुर्राहट की तरह थी। फ्लोरा ने बताया, वह राज्य के किनारे से परे निषिद्ध पर्वत में रहती है। यह एक खतरनाक यात्रा है, लेकिन हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम परियां तुम्हें जंगल के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगी और ग्लिंडा का सामना करने के लिए तुम्हें बहादुरी दिखानी पड़ेगी। श्राप को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर फ्रेया परियों के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वे यात्रा कर रहे थे, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक उग्र नदी जिसे केवल जल परी की मदद से पार किया जा सकता था, एक विश्वासघाती भूल भुलैया जिसे पृथ्वी परी की बुद्धि से हल किया गया था, और छाया से भरा एक अंधेरा जंगल जहां प्रकाश परी की चमक ने उन्हें सुरक्षा की ओर निर्देशित किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः निषिद्ध पर्वत पर पहुंच गए,
हवा ठंडी थी और चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। जैसे जैसे वे ऊंचे चढ़ते गए, रास्ता कठिन और अधिक खतरनाक होता गया। लेकिन फ्रेया ने हार नहीं मानी। वह श्राप तोड़कर अपने असली रूप में लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। पहाड़ की चोटी पर उन्हें ग्लिंडा की गुफा मिली, एक अंधेरी, डरावनी गुफा जो प्राचीन मंत्रों की गूंज से भरी हुई थी। फ्रेया ने गुफा में प्रवेश किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। परियां उसके पीछे थीं। अंदर ग्लिंडा इंतजार कर रही थी। जादूगरनी के लंबे, लहराते काले बाल और आंखें अंगारे की तरह चमकती थीं। जब उसने भालू को देखा तो वह बुरी तरह मुस्कुराई। तो छोटी राजकुमारी मेरे सामने आ गई है, उसने व्यंग्य किया। मैं यहां अभिशाप को तोड़ने के लिए हूं, फ्रेया ने गुर्राते हुए कहा। तुम्हें जादू पलटना होगा और मुझे वापस राजकुमारी बनाना होगा। ग्लिंडा हंसी। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? अभिशाप अटूट है जब तक कि बहादुरी और प्रेम का सच्चा कार्य नहीं किया जाता। फ्रेया ने गहरी सांस ली। मैं अपनी बहादुरी साबित करने के लिए जो भी करना होगा वह करूंगी। बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ग्लिंडा की आंखें द्वेष से चमक उठी। बहुत अच्छा, एक भयंकर ड्रैगन है जो इस पर्वत की गहराई में फायर क्रिस्टल की रक्षा करता है। फायर क्रिस्टल किसी भी अभिशाप को तोड़ने की शक्ति रखता है, लेकिन तुम्हें इसे मेरे पास लाना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रेया सहमत हो गई। वह और परियां पहाड़ की अंधेरी सुरंगों में उतरे, जहां उन्हें जल्द ही ड्रैगन की गुफा मिल गई। ड्रैगन बहुत बड़ा था। उसके पंख पिघले हुए लावा की तरह चमक रहे थे और तेज सांसें पत्थर को पिघला सकती थी। फ्रेया जानती थी कि वह ताकत से ड्रैगन को नहीं हरा सकती, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि ड्रैगन की गुफा सोने और गहनों से भरी हुई थी, लेकिन ड्रैगन अकेला लग रहा था, अपने खजाने की रखवाली कर रहा था और इसे साझा करने वाला कोई नहीं था। भालू राजकुमारी दयालुता के साथ ड्रैगन के पास पहुंची और उसे उसकी दोस्त बनने की पेशकश की, अगर वह उसे फायर क्रिस्टल लेने की अनुमति दे। फ्रेया के प्रस्ताव से प्रभावित ड्रैगन सहमत हो गया। इसने उसे फायर क्रिस्टल लेने की अनुमति दी और बदले में फ्रेया ने ड्रैगन से मिलने और बाहरी दुनिया से कहानियां बताने का वादा किया। हाथ में फायर क्रिस्टल लेकर फ्रेया और परिया ग्लिंडा की गुफा में लौट आई। जब ग्लिंडा ने देखा कि फ्रेया सफल हो गई है तो वह हैरान रह गई। तुमने बहादुरी और दयालुता दिखाई है, उसने स्वीकार किया, लेकिन अभी भी एक आखिरी काम बाकी है। तुम्हें जादुई ग्लेड में सिल्वर ट्री के दिल में फायर क्रिस्टल रखना होगा, जहां तुम्हें ताबीज मिला था। केवल तभी अभिशाप हटा दिया जाएगा। परियों की मदद से फ्रेया मंत्रमुग्ध घास के मैदान में वापस चली गई। उसने फायर क्रिस्टल को सिल्वर ट्री के मध्य में रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, प्रकाश की एक लहर से मैदान भर गया। श्राप टूट गया और फ्रेया वापस अपने असली रूप में आ गई। लेकिन कुछ जादुई हुआ। फ्रेया अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही। उसने भालू की ताकत और साहस प्राप्त कर लिया था और उसका दिल उस ज्ञान और दयालुता से भर गया था जो उसने अपनी यात्रा में दिखाया था। परियों ने, जो अब उसकी आजीवन मित्र थी, उसे अपने उपहारों से आशीर्वाद दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह करुणा और निष्पक्षता के साथ अपने राज्य पर शासन करे। आज की कहानी का शीर्षक है जुड़वां राजकुमारियां। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, लुमिनारा नामक जादुई साम्राज्य में आर्या और लूना नाम की जुड़वां राजकुमारियां रहती थीं। वे रात और दिन की तरह अलग थे। आर्या के सुनहरे बाल थे जो सूरज की तरह चमकते थे और उसे गाना और नृत्य करना पसंद था। चांद की तरह चमकते अपने चांदी जैसे बालों वाली लूना को किताबें पढ़ना और जंगल घूमना पसंद था। उनके माता पिता राजा ओरियन और रानी सेलेस्टे ने दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ राज्य पर शासन किया। राज्य हंसी, खुशी और जादू से भरा था। लुमिनारा के हर कोने में कुछ न कुछ मनमोहक था। बात करने वाले जानवर, चमचमाती नदियां और इच्छाएं पूरी करने वाले पेड़। एक धूप भरी सुबह राजकुमारियां शाही बगीचे में खेल रही थीं जब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक नरम आवाज थी जो महल के पास पुराने मंत्रमुग्ध जंगल से आती हुई लग रही थी। उनके दिलों में जिज्ञासा जगी और उन्होंने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, पेड़ों ने रहस्य फुसफुसाए और फूल जादुई रोशनी से चमकने लगे।
जल्द ही उन्हें एक सुंदर चमचमाती झील मिल गई। झील के बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल पेड़ वाला एक छोटा सा द्वीप था। आवाज उस पेड़ में से आ रही थी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उनके चारों ओर एक धीमी आवाज गूंज उठी। आपका स्वागत है आर्या और लूना। मैं क्रिस्टल ट्री का रक्षक हूँ। इस पेड़ में ल्यूमिनारा का जादू है। अगर इसे कुछ हुआ तो राज्य अपना जादू खो देगा। यह सुनकर राजकुमारियों ने पेड़ की रक्षा करने का वादा किया। रक्षक ने उन्हें धन्यवाद दिया और प्रत्येक राजकुमारी को एक विशेष उपहार दिया। आर्या को एक सुनहरा लॉकेट मिला जो छूने पर किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। लूना को एक चांदी की अंगूठी मिली जो अंधेरी जगहों में भी रोशनी पैदा कर सकती थी। दिन बीते गए और लुमिनारा में जीवन पहले की तरह खूबसूरत हो गया। हालांकि एक रात आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में ठंडी हवा चली। जादुई जीव जंतु शांत हो गए और नदियों का चमकना बंद हो गया। क्रिस्टल ट्री खतरे में था। आर्या और लूना झील की ओर दौड़े और उन्होंने रक्षक को कमजोर और खतरे में पाया। एक काले जादूगर ने पेड़ पर जादू कर दिया है। केवल आपका संयुक्त जादू ही इसे बचा सकता है, वह फुसफुसाया। राजकुमारियां जानती थीं कि उन्हें शीघ्रता से कार्य करना होगा। रक्षक ने उन्हें बताया कि जादूगर के जादू को तोड़ने के लिए उन्हें 2 जादुई वस्तुओं की आवश्यकता है, फीनिक्स का पंख और जलपरी का आंसू। दृढ़ संकल्प के साथ राजकुमारियां अपने साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। सबसे पहले उन्होंने फीनिक्स को खोजने के लिए फिएरी पर्वत की यात्रा की। यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी, खड़ी चट्टानों और लावा धाराओं से भरी हुई थी। आर्या ने अपने सुनहरे लॉकेट का उपयोग एक घायल बाज को ठीक करने के लिए किया, जिसने उन्हें फीनिक्स के घोंसले तक पहुंचाया। फीनिक्स ने अपने तेजस्वी पंखों के साथ उनका स्वागत किया और कहा, यदि आप दोनों मुझे खुश करेंगे तो मैं आपको एक पंख दूंगा। आर्या ने एक सुखदायक गीत गाया और लूना ने एक बुद्धिमान कविता सुनाई। उनके गीत और कविता से खुश होकर फीनिक्स ने उन्हें चमकता हुआ पंख दिया। अंत में वे जलपरी को खोजने के लिए विस्परर्स महासागर की ओर बढ़े। वे तूफानी समुद्रों के बीच से गुजरे और खतरनाक चट्टानों को पार किया। जब वे जलपरी की कुटी में पहुंचे तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया। लूना ने जलपरी से पूछा, आप क्यों रो रही है? मेरा मोती का हार खो गया है, जलपरी ने जवाब दिया। आर्या और लूना ने भयंकर धाराओं और समुद्री राक्षसों का सामना करते हुए गहरे पानी में डुबकी लगाई। जलपरी का हार एक अंधेरी गुफा में गिर गया था। लूना की जादुई अंगूठी रोशनी की मदद से वो दोनों गुफा में गए। एक साथ बहादुरी पूर्वक उन्होंने हार ढूंढ लिया। जलपरी ने अपना हार देखकर कहा, आर्या और लूना, आपने मेरी परीक्षा पार कर ली। आप दोनों इस आंसू के हकदार हैं। जलपरी ने उन्हें एक आंसू दिया जो मोती की तरह चमक रहा था। दोनों जादुई वस्तुओं के साथ जुड़वा राजकुमारियां वापस क्रिस्टल ट्री की ओर दौड़ पड़े। रक्षक ने उन्हें सामान पेड़ के चारों ओर रखने को कहा। फीनिक्स के पंख और जलपरी के आंसू ने अंधेरे जादूगर के जादू को तोड़ते हुए एक शक्तिशाली प्रकाश बनाया। पेड़ फिर से चमकने लगा, पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल। रक्षक ने अपनी ताकत वापस पा ली और गर्मजोशी से मुस्कुराया, आपने लुमिनारा को बचा लिया है। आपकी बहादुरी और एक दूसरे के प्रति प्यार ने जादू को वापस ला दिया है। उस दिन से राजकुमारियों का बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके मतभेदों ने उन्हें एक साथ शक्तिशाली बना दिया है। आर्या की ताकत और लूना की बुद्धिमत्ता ने मिलकर राज्य में शांति और खुशी ला दी। राज्य ने एक भव्य दावत के साथ उनके साहस का जश्न मनाया। लुमिनारा के लोगों ने नृत्य किया, गाया और बहादुर जुड़वा राजकुमारियों की कहानियां साझा की। जादुई जीव वापस आ गए और नदियां एक बार फिर चमक उठी। और इस तरह लुमिनारा का राज्य जुड़वा राजकुमारियों के जादू की शाश्वत रोशनी में नहाकर हमेशा के लिए खुशी से रहने लगा। आज की कहानी का शीर्षक है स्नो वाइट और 7 बौने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले थे। उसकी सौतेली माँ रानी स्नो वाइट की सुंदरता से बहुत ईर्ष्या करती थी। रानी के पास एक जादुई दर्पण था और वह हर दिन पूछती थी, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण हमेशा जवाब देता, तुम हो मेरी रानी। इससे हर बार रानी खुश हो जाती थी। लेकिन एक दिन जब रानी ने अपने दर्पण से वही प्रश्न पूछा तो उसने उत्तर दिया, स्नो वाइट सभी में सबसे सुंदर है। रानी गुस्से में थी और उसने स्नो वाइट से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने एक शिकारी को बुलाया और उसे स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया।
सबूत के तौर पर मेरे लिए उसका दिल ले आना, उसने कहा। शिकारी स्नो वाइट को जंगल के अंदर ले गया, लेकिन मासूम और सुंदर स्नो वाइट को मारने के लिए उसका दिल नहीं माना। भाग जाओ और कभी वापस मत आना, दयालुता से उसने स्नो वाइट से कहा। स्नो वाइट भयभीत और अकेली होकर जंगल में भाग गई। शिकारी ने रानी को सबूत के तौर पर एक मरे हुए हिरन का दिल दिया। स्नो वाइट तब तक भटकती रही जब तक उसे एक छोटी सी झोपड़ी नहीं मिल गई। थककर वह कुटिया में दाखिल हुई और उसे खाली पाया, लेकिन वह बहुत अजीब थी। कुटिया के अंदर सब कुछ छोटा था। वहां 7 छोटे बिस्तर, 7 छोटी कुर्सियां और 7 लोगों के लिए एक छोटी मेज थी। स्नो वाइट इतनी थक गई थी कि वह बिस्तर पर लेट गई और तुरंत सो गई। झोपड़ी 7 बौनों की थी जो पास की खदान में काम करते थे। जब वे उस शाम घर लौटे तो स्नो वाइट को अपने बिस्तर पर सोता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह खूबसूरत लड़की कौन है? उन्हें आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट उठी और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने उस पर दया करते हुए उसे घर के काम में मदद करने के बदले में रहने की जगह की पेशकश की। स्नो वाइट सहमत हो गई। मैं आपकी दयालुता के लिए आभारी हूँ, उसने कहा। इस बीच महल में रानी ने एक बार फिर अपने दर्पण से पूछा, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो वाइट, जो 7 बौनों के साथ रहती है, संसार में सबसे सुंदर है। रानी क्रोधित हो गई और उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली महिला का रूप दिया और जहरीले सेबों की एक टोकरी लेकर बौनों की झोपड़ी में चली गई। रानी ने दरवाज़ा खटखटाया और दयालु और भरोसेमंद होने के कारण स्नो वाइट ने दरवाज़ा खोला। क्या तुम एक सेब खरीदना चाहोगी प्रिया? रानी ने पूछा। स्नो वाइट झिझकी, लेकिन सेब बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। वह सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही उसने एक सेब खाया वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब बौने घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को फर्श पर बेजान पड़ा हुआ पाया। उनका दिल टूट गया और उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया। वे उसे दफनाने में असमर्थ थे। वे दिन रात उस पर नजर रखते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार जंगल से होकर जा रहा था और उसने कांच के ताबूत में सुंदर स्नो वाइट को देखा। उसने उसकी सुंदरता के बारे में सुना था और मृत्यु में भी वह उस पर मोहित हो गया था। राजकुमार ने बौनों से पूछा कि क्या वह उसे अपने महल में ले जा सकता है। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन राजकुमार के वास्तविक प्रेम और दुख को देखकर सहमत हो गए। जैसे ही राजकुमार के नौकर स्नो वाइट को ले जा रहे थे, रास्ते में पड़े पत्थर के कारण वे लड़खड़ा गए और जहरीले सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल गया। स्नो वाइट ने हांफते हुए अपनी आंखें खोली। वह जीवित थी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने उसे अपने प्यार के बारे में बताया। स्नो वाइट आभारी और उसकी दयालुता से प्रभावित होकर उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। स्नो वाइट के जीवित होने और सगाई की खबर रानी तक पहुंची, जिसने एक बार फिर अपने दर्पण से पूछा, दर्पण, दीवार पर लगे दर्पण, संसार में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, स्नो वाइट, जो अब रानी है, संसार में सबसे सुंदर है। रानी इतनी क्रोधित हुई कि उसने शीशा तोड़ दिया और राज्य से भाग गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। स्नो वाइट और राजकुमार की भव्य शादी हुई। 7 बौने सम्मानित अतिथि थे और उन्होंने खुशी से नृत्य किया। स्नो वाइट ने उन्हें जब भी चाहे महल में आने और रहने के लिए आमंत्रित किया। स्नो वाइट और राजकुमार ने दयालुता और बुद्धिमत्ता के साथ राज्य पर शासन किया और वे हमेशा खुशी से रहे।